हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू रेलवे पाठशाला। आज की क्लास में हम देखेंगे मोशन यानी गति के ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। किसी वस्तु की गति एक समान त्वरण से बढ़ रही है। यदि प्रारंभिक वेग 5 मीटर प्रति सेकंड है, त्वरण 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है और समय 3 सेकंड है, तो अंतिम वेग क्या होगा। तो क्वेश्चन को करने से पहले सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि त्वरण क्या होती है, प्रारंभिक वेग क्या होता है, अंतिम वेग क्या होता है, गति क्या होता है। उसके बाद हम अच्छे से इजीली क्वेश्चन कर पाएंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं गति क्या होती है। गति किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन की दर है जो समय के साथ होती है। यह एक सदिश राशि है जिसका अर्थ है इसका एक निश्चित दिशा और परिणाम दोनों होते हैं। और यदि एकदम सटीक परिभाषा देना चाहे तो दे सकते हैं, निर्देश तंत्र के सापेक्ष पिंड की स्थिति में परिवर्तन को गति कहते हैं। ये एकदम सटीक परिभाषा है। गति को आमतौर पर मीटर प्रति सेकंड या किलोमीटर प्रति घंटा में मापा जाता है। यह एक मूलभूत भौतिक राशि है जो किसी वस्तु की गति को वर्णित करती है। गति की गणना करने के लिए निम्नलिखित सूत्र का उपयोग किया जाता है। गति बराबर होता है दूरी बटा समय, जहाँ दूरी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी और समय वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को तय करने में लगने वाला समय है। अब बात कर लेते हैं गति की प्रकार की। तो गति 3 प्रकार की होती है। विमाओं के हिसाब से गति 3 प्रकार की होती है। पहला है एक विमीय गति। एक विमीय गति वह गति है जिसमें कोई वस्तु सीधी रेखा में चलती है और इसकी स्थिति को एक ही अक्ष पर मापा जा सकता है। इस प्रकार की गति में वस्तु की स्थिति को एक ही निर्देशांक द्वारा दर्शाया जा सकता है। या यदि सटीक परिभाषा देना चाहे तो कह सकते हैं, जिस गति में केवल एक विमा या एक निर्देशांक में परिवर्तन हो, ऐसी गति को एक विमीय गति कहते हैं। इसका उदाहरण है एक सीधी सड़क पर कार की गति, एक सीधी रेलवे लाइन पर ट्रेन की गति। और उदाहरण यदि देना चाहे, प्रकाश की साधारण गति, लिफ्ट की गति, स्वतंत्रता पूर्वक गिरते हुए पिंड की गति और सपाट सड़क पर सीधी चलती हुई गाड़ी की गति। अब बात करते हैं द्विविमीय गति की। द्विविमीय गति वह गति है जिसमें कोई वस्तु एक ही तल में चलती है और इसकी स्थिति दो अक्ष x और y द्वारा मापा जा सकता है। इस प्रकार की गति में वस्तु की स्थिति को दो निर्देशांक द्वारा दर्शाया जाता है। और यदि सटीक परिभाषा इसका देना चाहे तो कह सकते हैं, जिस गति में दो विमाएं या निर्देशांक परिवर्तित हो, ऐसी गति को क्या कहते हैं, द्विविमीय गति। यदि उदाहरण की बात करें तो उदाहरण में आ जाएगा एक फुटबॉल खिलाड़ी का मैदान में दौड़ना, एक पत्थर का पानी में फेंके जाने पर बनने वाले तरंगों की गति करना। यदि और उदाहरण इसमें देखें तो प्रक्षेप गति जो हो जाएगा वो द्विविमीय गति का उदाहरण हो जाएगा। वृत्ताकार गति, झूले की गति, क्षैतिज दागी गई गोली की गति, ये सारे किस में आ जाएंगे, द्विविमीय गति में। अब बात करते हैं त्रिविमीय गति। त्रिविमीय गति वह गति है जिसमें कोई वस्तु तीनों अक्षों में चलती है और इसकी स्थिति को तीनों अक्षों द्वारा मापा जा सकता है। इस प्रकार की गति में वस्तु की स्थिति 3 निर्देशांक द्वारा दर्शाया जा सकता है। या इसको कह सकते हैं, जिस गति में तीनों ही विमा या निर्देशांक में परिवर्तित हो, वो गति क्या कहलाती है, त्रिविमीय गति। उदाहरण के लिए एक विमान का उड़ान भरना और अपनी स्थिति बदलना, और दूसरा है एक पक्षी का उड़ान भरना और अपनी दिशा बदलना। या तो और उदाहरण ले सकते हैं, उड़ते कीड़ों की गति, वायुयान की गति, गैस के अणुओं की गति। ये थे विमाओं के आधार पर गति के प्रकार। अब देख लेते हैं गति के अन्य प्रकार। गति कई प्रकार के होते हैं। उसमें पहला है एक समान गति। जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है तो उसकी गति एक समान गति कहलाती है। उदाहरण,
एक कार जो 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से सीधी सड़क पर चलती है। दूसरा है असमान गति। जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में असमान दूरी तय करती है तो उसकी गति असमान गति कहलाती है। तीसरा है रैखिक गति। जब कोई वस्तु एक सीधी रेखा में चलती है तो उसकी गति रैखिक गति कहलाती है। चौथा है वृत्तीय गति। जब कोई वस्तु एक वृत्ताकार पथ पर चलती है तो उसकी गति वृत्तीय गति कहलाती है। पांचवा है आवर्ती गति। जब कोई वस्तु एक निश्चित समय अंतराल के बाद अपनी प्रारंभिक स्थिति में वापस आ जाती है तो उसकी गति को आवर्ती गति कहलाती है। अब बात कर लेते हैं गति के समीकरण की। गति के मूलभूत 3 समीकरण हैं। ये समीकरण वस्तु की प्रारंभिक स्थिति, वेग, त्वरण और समय के बीच संबंध स्थापित करते हैं। गति का पहला समीकरण जो वेग और समय के बीच में संबंध प्रदर्शित करता है, पहला समीकरण है v बराबर u प्लस at, जहाँ v अंतिम वेग है, u प्रारंभिक वेग है और a त्वरण है और t समय है। दूसरा गति का समीकरण जो है दूरी और समय का संबंध प्रदर्शित करता है। दूसरा समीकरण है s बराबर ut प्लस 1/2 at का स्क्वायर, जहाँ s क्या है, वस्तु द्वारा तय की गई दूरी है और ATU जो है अंतिम वेग, प्रारंभिक वेग और त्वरण है। और तीसरा गति का समीकरण जो है वो वेग और दूरी का संबंध प्रदर्शित करता है। तीसरा समीकरण है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। तो ये था गति का समीकरण जो आपको याद रखना है, क्वेश्चन इसी से सॉल्व होंगे। ठीक है, अब देखते हैं कि वेग क्या होता है, विस्थापन क्या होता है। तो पहले बात कर लेते हैं वेग की। वेग एक वस्तु की गति की दर और दिशा को दर्शाता है। यह एक सदिश राशि है जिसका अर्थ है कि इसका एक निश्चित परिमाण, मान और दिशा दोनों होते हैं। वेग की दिशा वस्तु की गति के दिशा में होती है और इसका जो परिणाम है, वेग का परिणाम वस्तु की गति के दर को दर्शाता है। और वेग एक सदिश राशि है जिसका अर्थ है कि इसका परिणाम और दिशा दोनों होते हैं। वेग और गति में क्या अंतर है? वेग और गति दोनों ही वस्तु की गति को दर्शाते हैं, लेकिन वेग में दिशा भी शामिल होती है, जबकि गति में केवल परिणाम होते हैं। अब बात करते हैं विस्थापन की। विस्थापन क्या है? विस्थापन एक वस्तु की स्थिति में परिवर्तन को दर्शाता है जो उसकी प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति तक की दूरी को मापता है। यह एक सदिश राशि है जिसका अर्थ है इसका एक निश्चित परिमाण, मान और दिशा दोनों होते हैं। विस्थापन की दिशा प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति की ओर होती है। विस्थापन का परिणाम जो है प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच की दूरी को दर्शाता है। विस्थापन एक सदिश राशि है जिसका अर्थ इसका परिमाण और दिशा दोनों होते हैं। विस्थापन और दूरी में अंतर। विस्थापन और दूरी दोनों ही वस्तु की गति को दर्शाते हैं, लेकिन विस्थापन में दिशा और परिणाम होते हैं, जबकि दूरी में केवल परिणाम होता है। विस्थापन और दूरी में अंतर को और अच्छे से समझते हैं। दूरी जो है तय किए गए पथ की कुल वास्तविक लंबाई है और विस्थापन जो है प्रारंभिक व अंतिम बिंदु की सीधी यानी न्यूनतम दूरी है। ठीक है, तो इसको एक बार समझते हैं। ये मान लीजिए कि एक मकान है और ये मान लीजिए ये मकान है। ये मकान फर्स्ट और ये मकान सेकंड। ये जो दूरी है ये 5 किलोमीटर के दूरी पर है। ठीक है, और यहाँ से यहाँ पे है हमारा मार्केट। ये हमारा मार्केट। तो सबसे पहले हम इस मकान से मार्केट में आए और फिर मार्केट से हम इस मकान में गए। ठीक है, मकान सेकंड में गए। तो ये जो हमने दूरी तय की है, यहाँ से मार्केट में आए और मार्केट से फिर इस मकान में गए, तो ये जो टोटल दूरी है ये हो गया हमारा दूरी। ठीक है, और विस्थापन जो है प्रारंभिक व अंतिम बिंदु की सीधी यानी न्यूनतम दूरी जो है विस्थापन कहलाती है। तो ये जो न्यूनतम दूरी है ये है प्रारंभिक बिंदु
ये है अंतिम बिंदु। ये हमारा क्या हो गया, ये हो गया विस्थापन। अब समझ में आया, ये चीज क्लियर हुआ, ठीक है। यदि हम इस मकान से मार्केट आते, फिर मार्केट से इस घर में जाते और इस घर से फिर पुनः यहाँ आ जाते, यानी प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु यदि सेम होता है तो विस्थापन क्या होता है, 0। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर हुआ। अब बात कर लेते हैं सदिश और अदिश की। दूरी जो है वो अदिश राशि होती है। दूरी को बताने के लिए दिशा की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन विस्थापन जो है वो सदिश होती है। ठीक है, इसको बताने के लिए दिशा, विस्थापन को बताने के लिए दिशा की भी जरूरत पड़ती है। ठीक है, और दूरी जो है सदिश नियमों का पालन नहीं करती, विस्थापन जो है वो सदिश योग के नियमों का पालन करती है। दूरी कभी ऋणात्मक नहीं होती, दूरी कभी ऋणात्मक नहीं होती, लेकिन विस्थापन जो है वो ऋणात्मक होता है। ऋणात्मक वो दिशा को बताता है। ठीक है, और दूरी गति होने पर कभी शून्य नहीं होता। दूरी, मान लो कि ये घर है, ठीक है, ये पहला घर है हमारा और ये दूसरा घर है। यदि हम यहाँ से यहाँ तक की दूरी तय करते हैं 5 किलोमीटर और यहाँ से पुनः यहाँ आते हैं इस घर में 5 किलोमीटर, तो हमारी दूरी टोटल हो गई 10 किलोमीटर। तो दूरी कभी भी शून्य नहीं होगी, लेकिन विस्थापन शून्य हो सकता है। जैसे इस घर से गए और पुनः इस घर में आ गए, इस बिंदु पे आ गए, तो दूरी तो हम तय किए हैं, लेकिन विस्थापन क्या हो जाएगा, शून्य। गति होने पर दूरी जो है, गति होने पर औसत मान कभी शून्य नहीं हो सकता, और विस्थापन जो है गति होने पर औसत मान शून्य हो सकता है। दूरी हमेशा विस्थापन के बराबर होता है। ठीक है, दूरी जो है वो विस्थापन के बराबर हो सकता है। जैसे यदि बात करें यहाँ, ये हमने तय किया, यहाँ विस्थापन 0 है, लेकिन दूरी 0 नहीं होगी। ठीक है, दूरी 10 किलोमीटर होगी, लेकिन ये इस घर से इस घर में गए और इस घर में गए, तो यहाँ पे जितना विस्थापन है, यहाँ पे जितना विस्थापन है उतना ही दूरी भी है। तो दूरी हमेशा विस्थापन के बराबर या विस्थापन से अधिक हो सकती है। अधिक कैसे, ये समझे। एक मिनट, अधिक कैसे ये समझे। ये जो घर है, हम लोग यहाँ से यहाँ गए और आके यहाँ रास्ते में रुक गए। ठीक है, यहाँ रास्ते में रुक गए, तो इसका विस्थापन कितना हो गया, विस्थापन हो गया आपका केवल इतना जो है, ये आपका विस्थापन है प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु। लेकिन दूरी क्या है, दूरी यहाँ से यहाँ, यहाँ मान लो ये 2 किलोमीटर है, तो ये 5 किलोमीटर और ये 2 किलोमीटर, तो 7 किलोमीटर हो गया दूरी। तो हमेशा दूरी जो है हमेशा विस्थापन के बराबर या विस्थापन से अधिक होगा, और विस्थापन जो है हमेशा दूरी के बराबर या दूरी से कम होगा। एक ही दिशा में गति होने पर दूरी व विस्थापन बराबर होते हैं। ठीक है, अब आगे बात कर लेते हैं दूरी क्या है। दूरी एक वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी को दर्शाता है जो उसकी गति के दौरान कवर की जाती है। यह एक अदिश राशि है, जिसका अर्थ है इसका केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं। दूरी एक अदिश राशि है। कुल दूरी, दूरी वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी को दर्शाता है, न कि विस्थापन को। और दूरी हमेशा सकारात्मक मान होता है, इसमें ऋणात्मक मान नहीं होता। अब आगे देखते हैं चाल क्या है। चाल एक वस्तु की गति की दर को दर्शाती है जो समय के साथ दूरी के परिवर्तन को मापती है। यह एक अदिश राशि है, जिसका अर्थ है इसका केवल परिमाण मान होता है, दिशा नहीं। चाल एक अदिश राशि है, इसके लिए सिर्फ मान चाहिए। चाल वस्तु की गति की दर को दर्शाती है जो समय के साथ दूरी के परिवर्तन को मापती है। चाल हमेशा पॉजिटिव मान देता है। चाल 2 प्रकार के हो सकते हैं। एक समान चाल, जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है तो उसकी चाल को क्या कहते हैं, एक समान चाल। और दूसरा है असमान चाल, जब कोई वस्तु समान समय में असमान दूरी तय करती है तो उसको क्या बोलते हैं, असमान चाल। अब बात करते हैं त्वरण का।
एक बार हम ये भी देख लेते हैं कि चाल और वेग में क्या अंतर है। ठीक है, तो चाल जो है दूरी की समय के सापेक्ष दर है और वेग जो है विस्थापन की समय के सापेक्ष दर है। चाल जो है अदिश राशि है और वेग जो है सदिश राशि है। चाल नेगेटिव नहीं हो सकता और वेग नेगेटिव हो सकती है। नेगेटिव वो दिशा को प्रदर्शित करती है। ठीक है, और चाल जो है गति होने पर शून्य नहीं होता और वेग जो है गति होने पर शून्य हो सकता है। और चाल जो है गति होने पर औसत मान शून्य नहीं हो सकता और वेग का गति होने पर औसत मान शून्य हो सकता है। और चाल जो है सदैव वेग के बराबर या अधिक होती है और वेग जो है सदैव चाल के बराबर व चाल से कम होता है। ठीक है, ये था वेग और चाल में अंतर, आप इसको नोट कर सकते हो। अब बात करते हैं त्वरण। त्वरण क्या है? त्वरण एक वस्तु की गति में परिवर्तन की दर को दर्शाता है जो समय के साथ वेग में परिवर्तन को मापता है। यह एक सदिश राशि है जिसका अर्थ है कि इसका परिमाण और दिशा दोनों होते हैं। त्वरण एक सदिश राशि है जिसका परिमाण के साथ दिशा होना जरूरी है और त्वरण वस्तु की गति में परिवर्तन को दर्शाता है जो समय के साथ वेग में परिवर्तन को मापता है। त्वरण की दिशा वस्तु के वेग की परिवर्तन की दिशा में होती है। त्वरण दो प्रकार के होते हैं, एक समान त्वरण और असमान त्वरण। जब कोई वस्तु वेग समान समय अंतराल में समान रूप में बदलता है तो उसका त्वरण एक समान त्वरण कहलाता है। और असमान त्वरण, जब कोई वस्तु का वेग समान समय अंतराल में असमान रूप से बदलता है तो उसका त्वरण असमान त्वरण कहलाता है। तो अब हम लोग क्वेश्चन कर सकते हैं। तो अब हम लोग क्वेश्चन करने के लिए रेडी हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, किसी वस्तु की गति एक समान त्वरण से बढ़ रही है यदि प्रारंभिक वेग 5 मीटर प्रति सेकेंड, त्वरण 2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर और समय 3 सेकेंड है तो अंतिम वेग क्या होगा। यहाँ पे प्रारंभिक वेग u बराबर दिया हुआ है 5 मीटर प्रति सेकेंड, a बराबर दिया हुआ है 2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर और समय यहाँ पे t दिया हुआ है 3 सेकेंड और फॉर्मूला है v बराबर u प्लस a t। ये गति का पहला समीकरण है। और यहाँ पे हम लोग को क्या ज्ञात करना है? अंतिम वेग। अंतिम वेग क्या होता है? v, ये ज्ञात करना है हमको। तो यहाँ पे फॉर्मूला में मान रखते हैं u हो गया 5 प्लस a हो गया 2 और t हो गया 3। तो यहाँ पे हो गया 5 प्लस 3 दूना 6, तो और इधर क्या है? v, ये है अंतिम वेग। तो यहाँ पे हो गया 5 और 6 11, तो अंतिम वेग कितना निकल गया? 11 मीटर प्रति सेकेंड। वेग किस में होता है? मीटर प्रति सेकेंड में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 11 मीटर प्रति सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, एक वस्तु स्थिर अवस्था से चलना शुरू करती है और 5 सेकेंड में 20 मीटर प्रति सेकेंड की चाल प्राप्त करती है, उसका त्वरण क्या होगा। यहाँ पे स्थिर अवस्था से चलना शुरू करती है मतलब इसका प्रारंभिक वेग जो हो गया वो हो गया u बराबर 0 और अंतिम वेग है 40 मीटर प्रति सेकेंड और इसमें समय दिया हुआ है 5 सेकेंड। तो यहाँ पे v बराबर हो गया है, u बराबर हो गया है 0, v बराबर हो गया है 20 मीटर प्रति सेकेंड और यहाँ पे समय दिया हुआ है 5 सेकेंड और a हम लोग को ज्ञात करना है। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं? पहला समीकरण लगाते हैं, v बराबर u प्लस a t। लेकिन हम लोग को क्या ज्ञात करना है? त्वरण ज्ञात करना है। तो त्वरण को हम लोग बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो u है यहाँ प्लस में है, इधर आ जाएगा तो किस में आ जाएगा? माइनस में। और ये गुणे में है a के साथ, तो इधर आ जाएगा तो आ जाएगा बटे में। ठीक है, और इधर क्या रह गया? a। यहाँ पे मान रख देते हैं, v का मान हो जाएगा 20, u हो जाएगा 0 और t हो जाएगा कितना? 5। तो इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? इधर क्या है अपना a, तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे 5 एकम 5, 5 चौके 20, तो 4 मीटर
इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 4 मीटर सेकंड का स्क्वायर। त्वरण जो है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर में आता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या, 4 मीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर, ऑप्शन बी। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3। एक कार समान वेग 72 किलोमीटर प्रति घंटे से चल रही है, यह कितने मीटर सेकंड में बराबर होगा। तो यहाँ पे 72 किलोमीटर प्रति घंटा में दिया हुआ है और यहाँ पे हम लोग को मीटर प्रति सेकंड में पूछा है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 72 गुणे किलोमीटर को यदि मीटर में चेंज करना हुआ तो हम लोग क्या करते हैं, 1000 से गुणा, और यदि घंटे को सेकंड में बदलना हो तो 3600 से गुणा करना होता है। तो ये बटे में है तो ये भी बटे में आ जाएगा, 3600। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, ये 2 0 कट जाएगा। जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा तो आ जाएगा कितना, 20 मीटर प्रति सेकंड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 20 मीटर प्रति सेकंड। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4। यदि कोई वस्तु समान वेग से चल रही है तो उसका त्वरण क्या होगा। ऑप्शन ए 0, ऑप्शन बी अधिकतम, ऑप्शन सी न्यूनतम, ऑप्शन डी अनंत। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 0। समान वेग का अर्थ है वेग में परिवर्तन नहीं, तो उसका जहाँ वेग में परिवर्तन नहीं होता है वहाँ त्वरण क्या होता है, 0, क्योंकि वेग में परिवर्तन की दर ही क्या कहलाती है, त्वरण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 0। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। एक गेंद को ऊपर की ओर फेंका गया तो उसके उच्चतम बिंदु पर उसका त्वरण क्या होगा। ऑप्शन ए 0, ऑप्शन बी 9.8 मीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर नीचे की ओर, ऑप्शन सी 9.8 मीटर प्रति सेकंड ऊपर की ओर, ऑप्शन डी बदलता रहता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 9.8 मीटर प्रति सेकंड नीचे की ओर, क्योंकि गुरुत्व त्वरण सदैव नीचे की ओर कार्य करता है। तो जब एक गेंद को ऊपर की ओर फेंका गया उच्चतम बिंदु पर, तो उसका त्वरण नीचे की ओर लगेगा, गुरुत्वीय त्वरण। कौन सा त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण नीचे की ओर लगेगा, और गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होता है, 9.8 मीटर प्रति सेकंड, और गुरुत्वीय त्वरण हमेशा नीचे लगता है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6। यदि कोई कार 20 मीटर प्रति सेकंड से 10 मीटर प्रति सेकंड तक 5 सेकंड में धीमी हो जाती है तो उसका त्वरण होगा। ऑप्शन ए +2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ऑप्शन बी -2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ऑप्शन सी +4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ऑप्शन डी -4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ पे क्वेश्चन में प्रारंभिक वेग दिया हुआ है कितना, 20 मीटर प्रति सेकंड। यू यहाँ पे दिया हुआ है कितना, 20 मीटर प्रति सेकंड। अंतिम वेग यहाँ पे दिया हुआ है v बराबर 10 मीटर प्रति सेकंड, और यहाँ पे समय दिया हुआ है 5 सेकंड, और त्वरण ये हम लोग को क्या करना है, ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे पहला फॉर्मूला लगा सकते हैं, v बराबर u प्लस a t। अब हम लोग को चूंकि त्वरण ज्ञात करना है तो त्वरण को हम लोग बाहर निकाल देते हैं। v यहाँ पे u जो है ये प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, u बटे यहाँ पे जो t है यहाँ पे त्वरण के साथ गुणे में है तो यहाँ आ जाएगा तो बटे में आ जाएगा, और यहाँ आ जाएगा a, ये बाहर निकल गया। अब इस समीकरण में हम लोग मान रखते हैं। ठीक है, तो v है कितना, 10 मीटर प्रति सेकेंड, और u है कितना, 20 मीटर प्रति सेकेंड, बटे यहाँ पे t कितना है, 5 सेकेंड। जब इसको हम लोग घटाएंगे तो यहाँ पे बचेगा कितना, -10, और t का मान रखेंगे 5 सेकेंड, तो आ जाएगा आंसर इसका -2। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, -2 मीटर प्रति सेकेंड का स्क्वायर। तो ये आप लोगों को समझ में आया। इसमें कुछ नहीं करना है, सबसे पहले गति का पहला समीकरण रखना है। ठीक है, उसके बाद उसमें से त्वरण को निकाल देना है बाहर, फिर जो समीकरण बनेगा उस समीकरण में हम लोग को मान रखना है, मान रख के सॉल्व करना है, आंसर आ जाएगा।
अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, किसी वस्तु ने 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण पर 4 सेकंड में कितनी दूरी तय की, और यहाँ पे प्रारंभिक वेग u बराबर दिया हुआ है 0। ठीक है, तो यहाँ पे दिया हुआ है, त्वरण दिया हुआ है a बराबर 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, और समय दिया हुआ है 4 सेकंड, और दूरी ज्ञात करनी है। तो दूरी ज्ञात करने के लिए हम गति का दूसरा समीकरण लगाते हैं। ठीक है, तो गति का दूसरा समीकरण लगाते हैं। फॉर्मूला s बराबर ut प्लस 1/2 at का स्क्वायर। तो अब इस फॉर्मूले में मान रखते हैं। s क्या है? दूरी, जो हम लोग को ज्ञात करना है, बराबर ut, u कितना दिया हुआ है 0, तो यहाँ पे हो जाएगा 0t, t कितना है 4 सेकेंड, तो यहाँ पे लिख देते हैं 4, प्लस 1/2, ये कितना है 10 मीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर, और यहाँ पे दिया हुआ है गुणे t का स्क्वायर, मतलब 4 गुणे 4, स्क्वायर है तो 2 बार लिख दिया। यहाँ पे 0 × 4 है, तो 0 का गुणा 4 के साथ करेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा, तो ये हो गया 0। तो यहाँ पे बचा क्या 1/2, 10 गुणे 4 गुणे 4। तो यहाँ पे हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। 4 चौके 16, और 2 एकम 2, और 8 दूना 16, और यहाँ बचा 8, और यहाँ 10। तो इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो s बराबर आ जाएगा 80 मीटर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 80 मीटर। यहाँ पे आप लोग को समझ में आया। सिंपली गति का दूसरा समीकरण रखे हैं। ठीक है, दूसरा समीकरण रख के समीकरण में मान रखे हैं और सॉल्व किए हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8, यदि किसी वस्तु का औसत चाल 10 मीटर पर सेकंड है और वह 40 सेकंड तक चली, तो दूरी कितनी होगी। यहाँ पे आपको औसत चाल दिया हुआ है, तो आपको फॉर्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आप सिंपली s बराबर औसत चाल, यहाँ पे सिंपली v ले सकते हैं, v × t, ये आपका डायरेक्ट फार्मूला है। ठीक है, जब भी आपको औसत चाल दिया हो या औसत वेग दिया हो तो आप उसको, औसत वेग यदि दिया हो तो भी आप डायरेक्ट v ले सकते हैं, और औसत चाल दिया हुआ है तो डायरेक्ट v ले सकते हैं। तो ये हो गया आपका डायरेक्ट फार्मूला। इसमें आपको मान रखना है, v हो गया आपका 10 और समय हो गया आपका 40 सेकेंड, तो आपका हो गया 400 मीटर। s दूरी कितना हो गया आपका 400 मीटर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 400 मीटर। अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, समान चाल से चलने वाले दो पिंड की बीच की दूरी ऑप्शन ए बढ़ती है, ऑप्शन बी घटती है, ऑप्शन सी स्थिर रहती है, ऑप्शन डी शून्य होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्थिर रहती है। यदि चाल समान है तो आपेक्षिक चाल 0 रहेगी, तो स्थिति क्या होगी, स्थिर रहती है। यदि चाल समान है तो आपेक्षिक चाल क्या होगा 0, और यदि आपेक्षिक चाल 0 है तो दूरी क्या रहेगी, स्थिर। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10, यदि कोई वस्तु समान त्वरण से गति कर रही है तो वेग समय ग्राफ किस प्रकार का होगा। ऑप्शन ए वक्र, ऑप्शन बी सीधी रेखा, ऑप्शन सी क्षैतिज रेखा, ऑप्शन डी अनियमित रेखा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सीधी रेखा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, एक ट्रेन 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से चलना शुरू करती है, 10 सेकंड बाद उसका वेग क्या होगा। यहाँ पे क्वेश्चन में एक ट्रेन जो है 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से चलना शुरू करती है, मतलब इसका प्रारंभिक वेग u बराबर हो गया कितना 0, प्रारंभिक वेग u बराबर हो गया 0, और यहाँ त्वरण हो गया 5 मीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर, और समय हो गया 10 सेकंड, और इसमें हम लोग को क्या अंतिम वेग v ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग गति का पहला समीकरण लगाते हैं, v बराबर u प्लस at। इस समीकरण में मान रखते हैं, v हम लोग को ज्ञात करना है, u है 0 प्लस a है 5 मीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर, और t है 10 सेकंड। तो यहाँ हो गया v बराबर 50
मीटर प्रति सेकेंड। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12। यदि कोई वस्तु 100 मीटर दूरी 10 सेकेंड में तय करती है तो उसकी चाल क्या होगी? तो यहाँ हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं। चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। तो यहाँ पे हम लोग मान रखते हैं 100 बटे 10 सेकेंड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 10 मीटर प्रति सेकेंड। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13। एक वस्तु स्थिर से शुरू होती है और 2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर के त्वरण पर चलती है। 4 सेकेंड बाद उसका वेग क्या होगा? स्थिर से चलती है मतलब इसका प्रारंभिक वेग u बराबर हो गया 0। त्वरण यहाँ पे दिया हुआ है a बराबर 2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर और समय यहाँ पे दिया हुआ है 4 सेकेंड और उसका वेग, अंतिम वेग ज्ञात करना है, v बराबर ज्ञात करना है। तो इसमें हम लोग गति का पहला समीकरण लगा सकते हैं, v बराबर u प्लस at। इस फॉर्मूले में मान रखते हैं v हम लोग को ज्ञात करना है और u यहाँ पे हो गया 0 प्लस a हो गया 2 और t हो गया 4 सेकेंड। तो v बराबर आ जाएगा 8 मीटर पर सेकेंड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 8 मीटर पर सेकेंड। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14। यदि किसी वस्तु की चाल घट रही है तो उसका त्वरण ऑप्शन ए धनात्मक है, ऑप्शन बी ऋणात्मक है, ऑप्शन सी 0 है, ऑप्शन डी अधिकतम है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ऋणात्मक है। वेग घटने का अर्थ है कि त्वरण विपरीत दिशा में है। अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। किसी वस्तु का त्वरण 0 है तो उसका वेग ऑप्शन ए बढ़ेगा, ऑप्शन बी घटेगा, ऑप्शन सी समान रहेगा, ऑप्शन डी अनंत होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी समान रहेगा। त्वरण जो है वेग के दर में परिवर्तन होता है। तो जब त्वरण 0 है तो वेग में कोई परिवर्तन नहीं होगा, वेग समान रहेगा। और भी क्वेश्चन थे लेकिन आज के क्लास तो हम लोग यही रखते हैं। आशा करते कि आपको क्लास पसंद आई होगी, आपको पूरे क्वेश्चन पसंद आए होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।